एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जो लोग पहली बार आए वीडियो को भाई लाइक कर दिया करिए, आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगर डेली आप आते हैं तो आपका फर्ज बनता है वीडियो लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना। चलिए, तो भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस में कौन सा समास है? आपका दिया है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और आपका बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भला मानस। भला मानस में कह सकते हैं क्या बनेगा आपका? तो देखो विशेष और विशेषण, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या बनेगा? ए नंबर लगभग सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित शब्द युग्म तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? टू का जवाब देना है। तो आपसे पूछा गया है ए नंबर अदरक का दिया है, अर्धक दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं सही है। फिर दिया है अनाड़ी का अनार्य दिया है, ये भी आपका सही है। फिर आपका दिया गया कौन सा? आपका अमी दिया है ना। क्या दिया है? अमी दिया है, अमित दिया है, अमृत दिया गया है ना। अमी का दिया है अमृत और अपना का दिया है आत्म। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? तो अपना का और आत्म। अदरक का देखो ये भी होता है, अनाड़ी का भी अनार्य होता है और अपना का भी होता है। यहाँ पर जो दिया है अमी और अमृत, अमी और अमृत, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं सुमेलित आपका नहीं है। अमी आपका ये पर्यायवाची है, ये इसके क्या है? पर्यायवाची है। पर्यायवाची ने पूछा है, इसका पूछा है तत्सम, ठीक है ना। चलिए, अमी का होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं तत्सम दे दिया गया, ठीक है, और पर्याय दे दिया गया, ठीक है। अगला पूछा गया है दवा किस भाषा का शब्द है? दवा किस भाषा का शब्द है? हाँ बिल्कुल सही है, अमी का अमी हो जाएगा। चलिए, कह रहे दवा किस भाषा का शब्द है? दवा, तो भाई दिया है दवा किस भाषा का है? तो देखो दवा आपका है यहाँ पर हिंदी है, उर्दू है, फारसी और आपका तुर्की। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो भैया जो दवा है, दवा कौन खाएंगे? ये फारसी लोग खाएंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। दवा कौन सा हो जाएगा? ये आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। फारसी भाषा में और भी है, और भी आपके कैसे शब्द होते हैं, जैसे क्या होते हैं? दवा खाने वाले किस्मत वाले होते हैं ना। दवा खाने वाले बड़े किस्मती होते हैं, मतलब कह सकते हैं दवा के साथ साथ आपकी कहा है किस्मत। तो किस्मत भी क्या है? किस्मत भी आपकी फारसी है, ठीक है। किस्मत भी क्या है? फारसी है। फारसी है तो फारसी लोग जहाज से आते हैं, ठीक है, जहाज से आते हैं तो जहाज भी इसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। अपनी दुकानदारी यहाँ पर खोल देते हैं तो आपका दुकान भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका फारसी ही हो जाएगा। दुकान में अगर औरत बैठ जाती है तो भाई बिक्री ज्यादा होती है, तो औरत भी कैसा है? औरत भी आपका फारसी हो जाएगा, ठीक है। फिर जो लेने आते हैं तो एक नया नया वसुद्ध मतलब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है, शुद्ध पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं शुद्ध वाला। कह रहा है अभ्यस्त दिया है, फिर अहिल्या दिया। तो देखो अहिल्या इस प्रकार का तो होना ही है, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या। इसका मतलब ये गलत हो गया। तत्व में देखो आपका यहाँ पर जो जगह हल्के से यहाँ पर जो पतला जो दिया है वो आपको होना नहीं चाहिए, ये भी गलत है। महत्व में देखो ता में इस प्रकार से जो निकाल दिया, डबल ता निकाल दिया, वो नहीं होने चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अभ्यस्त आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है शुद्ध अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करिएगा। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है, यहां पर जवाब दीजिएगा। खुश रहिए, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखो अशुद्ध आपसे पूछा गया है, देख लेते हैं। पहला दिया है अरविंद दिया है, पंकज अरविंद दिया है, कंज दिया है, नलिन, ये भी सही है। अगार दिया है, निलय दिया है, धाम दिया है, अच्छा ये भी सही है। दस्यु दिया है, मूसक दिया है और खनक दिया है, ये भी है। फिर दिया है पीयूष दिया है, सुधा दिया है और आपका द्रग दिया है। तो इसका जवाब कौन सा बनेगा? इसका जवाब आपका बनेगा पड्डी वाला। देखो यहाँ पर देखो पीयूष और सुधा तो एक है, लेकिन द्रग यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है जो वर्णन के बाहर है, जो वर्णन के बाहर है उसे बोलते हैं वर्णनातीत बोलते हैं, जो कि आपका सही है। जो देखा नहीं जा सकता है उसे अदृश्य कहते हैं, ये भी सही है। जो आमिष नहीं खाता, आमिष मतलब क्या होता है? मांस। जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निरामिष कहते हैं। तो यहाँ पर आपका गलत हो गया, कौन सा? समिष वाला गलत हो गया। यहाँ पर होना चाहिए निरामिष। क्या होना चाहिए? निरामिष। तो आपका सी वाला आपका गलत है। वहीं पर जो पहरा देते हैं उन्हें प्रहरी कहते हैं, तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब सी हो जाएगा, जो आमिष नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं, ठीक है, जो मांस नहीं खाता। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको छांटना है। स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, कह रहा आपसे गणेश दिया है, गण दिया है, गणेश कैसे हैं, गण कैसा है, यहाँ पर गणना की जाएगी। देखो गणना, गणना जो आपकी है, गणना कैसी है? तो गणना कैसी है इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। या आप बोल दीजिए गणना करनी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरे, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना नहीं है। तो देखो शर्मिंदा होना मतलब पानी पानी होना, ये भी आपका सही दिया है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये भी आपका हो जाएगा। फिर टका सा मुंह लेकर जाना, ये भी आपका हो जाएगा।
फिर दिया है मुंह में पानी आना। भैया शर्मिंदा होना, मुंह में पानी होना, ये तो नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर डी जो आपका है मुंह में पानी आना, ये आपका यहाँ पर सही नहीं दिया है। ठीक है, अगला पूछा गया है, कह रहा है गई भांति भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति उपयुक्त अर्थ बताइएगा। भई गति सांप छछूंदर केरी यहां पर पूछा है, लोकोक्ति का सही अर्थ आपका क्या बनेगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ बनेगा क्या? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। तो बिल्कुल सही है, यहां पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? तो आपका डी हो जाएगा, दुविधा में होना। दुविधा में होना ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइएगा। घाट घाट का पानी पीना आपने देखा होगा, आपने गांव में बहुत सुना होगा, जो बहुत आपके क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं, जो अनुभवी होते हैं बोलते हैं पुराना चावल, ये भी बोलते हैं पुराना चावल। तो घाट घाट पानी पीना या आपका जो पुराना चावल मतलब कह सकते हैं अनुभवी क्षेत्र आपका हो जाएगा, अनुभवी क्षेत्रों का अनुभव। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका दिया गया है किशन दिया गया है, फिर आपका कट दिया है, फिर कृष्ण दिया है और आपका कृषका है। तो ये तो आपका देखो तत्सम आपका है, कट भी है और आपका कर्क भी है। यहाँ पर किशन जो दिया है, किशन किशन आपका जो दिया है ये तत्सम आपका नहीं है, ये आपका तत्सम नहीं है। तो 11 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा। इसका जो आपका होता है वो आपका कृष्ण होता है। क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं, देखो दांत तद्भव होता है, आंख तद्भव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांद की बिंदी लगी है। ठीक है, चांद की बिंदी लगी है। और कान जो आपका दिया है, यहाँ पर देखो कान दिया है, फिर आपका दिया कान, तो कान भी क्या है? ये भी आपका तद्भव है, क्योंकि इसका कर्ण होता है ना। तो यहां पर कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अधर है। जो अधर है, अधर आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम हो जाएगा। अगला पूछा है, जो खाने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो, भाई जो खाने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? तो देखो खाद्य मतलब होता है खाने योग्य, इसका मतलब है आ लगा दीजिए तो आपका जवाब मिल जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा अखाद्य हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? अखाद्य आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे शब्द आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काला है ये आपका पुल्लिंग है, और काला का कर दीजिए क्या? काला का क्या कर दीजिए? काली। काली तो करेंगे ना, तो आपका काली जो आपका हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काली जो आपका बन जाएगा, इसका विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? हिंदी में बहुवचन, हिंदी में मैं का बहुवचन। तो भैया हिंदी में मैं का आप अगर बहुवचन पूछेंगे तो आपका दिया है हम दिया है, हम लोग दिया है, हम सब दिया है और हम लोग दिया है। जवाब दीजिएगा यहाँ पर 15 में आप लोग क्या जवाब देंगे? 15 में आप लोग क्या जवाब देंगे? यहाँ पर जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन आप जवाब क्या देंगे? चलिए 15 का ए आ रहा है, मतलब आप लोग बहुत होशियार हो, महान होशियार हो चुके हो। बिल्कुल सही है, लल्लन टॉप तैयारी आपकी हुई। देखो हम होगा, क्यों? क्योंकि लोग तो हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि लोग की बात नहीं किया है, इसका मतलब मैं का हो जाएगा हम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखो यहां पर आपका दिया है चरण और कमल, है ना। और जब भी क्या है उपमान और उपमान एक साथ हो, उपमा और उपमेय एक साथ होते हैं, वहां पर हमेशा क्या होता है? हमेशा होता है आपका कौन सा? तो आपका रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आप तो बहुत पहले से पढ़े हैं ना, समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रट्टा हमारे इस चीज का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? मतलब आपसे पूछा गया है तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास की परिभाषा आपसे पूछा गया है। अगर आपने तत्पुरुष समास की परिभाषा नहीं सही से पढ़ा होगा तो आज गलत आप कर देंगे, लेकिन सही किया है। अगर परिभाषा याद है तो आप जरूर सही करेंगे। देखो आपके तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो आपका अंतिम पद होता है, मतलब जो आपका होता है कौन? उत्तर पद। उत्तर कहाँ आता है? बाद में आता है। उत्तर कहाँ आता है? बाद में आता है। इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा सी। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। जैसे हमने बताया था राजपुत्र, क्या बताया था? राजपुत्र बताया था। तो यहां पर जो आपका पुत्र है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा। और हमने बताया था उत्तर कहां आता है? लास्ट में, क्योंकि आपका अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है ना, स्टार्टिंग में। लेकिन जो आपका तत्पुरुष समास होता है उसका अंतिम पद प्रधान होता है, जिसे हम लोग उत्तर कहते हैं। तो उत्तर क्या होता है? बाद में आता है, तो इससे याद रहेगा बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है यथोचित का सही संविच्छेद क्या है? यथोचित का सही संविच्छेद क्या होगा? यथोचित, तो यहां पर देखो यथोचित आपका दिया है डायरेक्ट, तो ये आपका हो ही नहीं जाएगा, ये तो आपका डायरेक्ट होगा नहीं है। फिर दिया यथा धन, ये द्विन आपका नहीं होगा।
यथाधन उचित, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बनेगा, यथाधन उचित आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी गुण संधि है, हमने बताया था ए की मात्रा हो या आपका ओ की मात्रा हो, ये एक आपका होता है अर वाला, है ना। ये 3 रूल होते हैं जो आपके कह सकते हैं गुण संधि में होते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या है, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कह रहा है आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना, यहाँ पर आंसू पी लेना। तो आपके साथ कई ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसका आप बखान नहीं कर सकते हैं और अपने अंदर ही अंदर आप दुख को सहन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आंसू पीकर रह जाना, मतलब क्या सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, चुपचाप दुख सहन कर लेना, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक आपका आएगा। देखो वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि मतलब कह सकते हैं वेतन में वृद्धि, क्या बोलेंगे, वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि, ये तो बोलोगे और कुछ तो नहीं बोलोगे, वेतन में वृद्धि। तो में शब्द कहाँ लगा है, में शब्द लगा है बी में, तो आपका जवाब हो जाएगा कहां पर, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, कर्म कारक में प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है वो आपका कौन सा है। चलिए तो यहां पर देखो कर्म कारक, कर्म कारक दिया है, तो कर्म कारक का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करना है, आपको ऑफलाइन कमेंट करना है, कर्म कारक में जो आपका होगा कौन सा होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हमने आपको पूछा है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है सामान्य जानकारी से। चलिए सामान्य जानकारी में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्माताओं की सूची में भारत की रैंक क्या है। देखो आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर जो आपके हैं उसमें से जनसंख्या के आधार पर आपका पहले सब नंबर 1 में चीन आता है और नंबर 2 में आपका आता है भारत। इसका मतलब है कि आपका जवाब कहां पर जाएगा, आपका जवाब कहां पर जाएगा, तो भैया यहाँ पर आपको पता है नंबर 1 में चीन है और दूसरे में कौन है, दूसरे में आपका भारत है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, दूसरा नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो देखिए जब भी कभी क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में आपकी दिक्कतें आती हैं तो उनको सुलभ कराने के लिए तो आपकी राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। और बुलाता कौन है, बुलाना या आवाहन करना। ठीक है, एक शब्द पूछा जाता है, आवाहन करता है या बुलाता है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अगर पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है, तो संयुक्त बैठक करता है लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात जो आपका स्पीकर होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पूछा गया है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। मतलब कि कोई अगर बिल पारित करना होता है और ऐसी स्थिति में टाई की स्थिति में जानते हैं जैसे मैच टाई हो जाता है, मतलब बराबरी की स्थिति होती है, 50-50% की यहाँ पर बराबरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो आपका एक फाइनल वोट होता है वो आपका किसका होता है, तो फाइनल आपका वोट होता है किसका, आपके स्पीकर का। ठीक है, आपके स्पीकर का अर्थात कह सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, स्पीकर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है एक आदमी 5 मीटर की दूरी पर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है। देखिए अगर 5 मीटर की दूरी पर साफ नहीं देख सकता है तो भैया एक बीमारी उसे हो गई है। वो एक बीमारी क्या है, पास होता है ना, देखो 5 मीटर की दूरी तो आपके पास में है, पास में इसका मतलब कह सकते हैं उसे मायोपिया हो गई है, उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है ना। वो नीचे मतलब पास की वस्तु देख ही नहीं पाएगा, दूर की देख लेगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्लियर हो गया। लाइक शेयर भाई बढ़ाते रहिए, आप लोग लाइक भी करिए, जितने लोग नए जुड़े हैं लाइक शेयर करते रहिए और यहाँ पर जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं वो भी बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा अर्थात जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है के अति समीपस्थ कोई शहर है। मतलब आपके भारत से जाती है, आपके भारत से जाती है कर्क रेखा और कर्क रेखा के पास में से कौन सा आपके यहाँ पर कह सकते हैं शहर है। कर्क रेखा के पास में सबसे कौन है, तो यहाँ पर मिजोरम दिया है, फिर आपका मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आपका छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सोचो कि सर जी आपको कैसे पता हो गया, तो भैया यहाँ पर पता क्या है ना कि इनके अक्षांश आपको देखा जाता है कि कौन सा अक्षांश में कौन होता है। ज्योग्राफी वाला हमने पार्ट आपको बताया था, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाला था। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, डायरेक्ट रट लीजिएगा, या आप यहाँ पर कह सकते हैं इसको विस्तार से भी पढ़ सकते हैं हमारे ज्योग्राफी वाले वीडियो को। अगला क्वेश्चन है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिनके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है, हमने आपको बताया था बचपन का सपना एमबीए। हमने सबसे पहला ज्योग्राफी में बताया था कि बचपन का सपना एमबीए में यहाँ पर आपको मिल गया कि जितने भी आपके हैं ये सभी आपके पड़ोसी देश हैं, स्थल सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम किसके साथ, आपके अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर का पूछता है तो आप चाइना बता देंगे, तीसरे नंबर की आप बताते हैं तो आप पाकिस्तान, और चौथे नंबर के बताता है तो आप नेपाल बता देंगे। ये आपका क्रम होता है, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है,
अच्छा, तो इसका जवाब भी बता दें, इसका जवाब कौन हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ताजमहल के सुलेखक अर्थात जो आपके कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो देखो यहां पर कह सकते हैं इसके रचना के बारे में दिया गया है और पूरा करने की बात किया गया है। तो यहां पर आपके लिए जवाब कौन सा बनेगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका 57 का बनेगा सी। ये आप थे अमानत खान सिराजी, अमानत खान सिराजी थे। अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के जो आपका सुलेखक नाम मतलब उसके बारे में लिखकर 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और आप पूरा भी किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नया प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो दी गई वो आपकी कब दी गई थी। बताइए भाई, 58 का जवाब देना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई वो फांसी दी गई कब दी गई थी। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको डेट याद होगा, डेट याद होगा और आने वाला भी है अभी हाल ही में, तो आपका 23 मार्च है ना, 23 मार्च 1931। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1931 में। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण साझा बाजार का सदस्य नहीं है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि मेस्कोर्स, ये आप कह सकते हैं दक्षिण साझा बाजार का सदस्य नहीं है। तो यहां पर आपका हो जाएगा चिली, ठीक है। कौन हो जाएगा, चिली, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चिली है। एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक आपकी संस्था है जिसमें से आप कह सकते हैं अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे हैं, लेकिन अर्जेंटीना आपकी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नया प्रश्न है, परेशान मत होइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है। मतलब जो निगम कर है ये संघ के द्वारा लगाया जाता है और उसका जो विनियोजन होता है, विनियोजन कौन करता है, तो विनियोजन आपके कौन करते हैं, तो आपके कह सकते हैं दोनों ही करते हैं, ठीक है, दोनों ही करते हैं। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आपके कर सकते हैं। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे बीएचयू के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 जनवरी 1916। 4 जनवरी 1916 बसंत पंचमी के दिन समारोह हुआ था वाराणसी, है ना, के गंगा तट के किनारे, ठीक है, रामनगर जो आपका पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका 1916, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1916 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था। यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद पूछा है, सर्वाधिक साक्षर, तो साक्षर कौन है, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और आपका जौनपुर। हमने आपको बताया था, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि सबसे साक्षर है आपका गौतम बुद्ध नगर, लेकिन जब गौतम बुद्ध नगर नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे, कानपुर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कानपुर को। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर नगर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यहाँ पर कौन सा है, 63 जवाब कौन सा बनेगा। चलिए, तो देख सकते हैं 63 में आपका दिया है ब्रह्म कमल, काली हरी और आपका रोडोडेंड्रॉन और आपका पलाश। तो देखो पलाश को हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए पलाश को हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं, टेसू के नाम से। साथ में से एक और होता है ढाक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ढाक भी बोला जाता है। तो ये आपके नाम हो गया टेसू, ढाक और आपके पलाश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी 64 नंबर में। तो देखो जो प्राकृतिक में पाया जाता है रेडियो एक्टिवता है और इसकी खोज किसने किया था, तो आपके हेनरी बैकरेल ने, ठीक है, किसने किया था, हेनरी बैकरेल ने किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हेनरी बैकरेल। और आपका होता है ना मैडम क्यूरी, तो मैरी क्यूरी जो आपकी थी आपकी किसके लिए, तो आपकी रेडियम, ये आपकी रेडियम की खोज के लिए आपका था, ठीक है, ये जो जानी जाती है रेडियम के लिए, और प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता के लिए आपके हेनरी बैकरेल जाने जाते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और आज जवाब आप लोग पूरा तरीके से सही देंगे। मूल राशियों की संख्या जो आपकी है वो आपकी 7 है। कितनी है भाई, 7 है। ऑप्शन आपका हो जाए बी नंबर। और 2 आपकी पूरक राशियां होती हैं, 2 आपकी पूरक होती हैं, है ना। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन हो जाएगा, मूल राशियां आपकी होती हैं 7 और पूरक राशियां होती हैं 2, ठीक है। अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। लाइक शेयर बढ़ाते रहिए भाई, आप लोग लाइक शेयर बढ़ाते रहिए और फटाफट जवाब देते रहिए। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। सिरेमिक सिटी कहा जाता है, आपके जवाब हो जाए, देखिए आपको पता है जहां पर आपके किसके, आपके जो आपकी चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं आपके कहां पर, तो आपके कह सकते हैं खुर्जा। खुर्जा कहां पर है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, डी खुर्जा। खुर्जा पड़ता है आपका बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर आपका हो जाएगा बुलंदशहर, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा।
अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक लिखा है किसने लिखा है? तो जब डिवाइड हो रहा था भारत उस समय आपके कौन थे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी बन जाएगा। ये भी आपका राइट आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? तो देख सकते हैं यहाँ पर 68 का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास का जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 68 का जवाब कौन सा होगा भाई? डी नंबर, वी एस नायपाल। ठीक है, वी एस नायपाल। यहाँ पर जवाब कुछ लोगों के आ भी गए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, वी एस नायपाल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, जो लोग नए हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? आप लोग मैच के दीवाने होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि लगभग देखा जाए जो फाइनल मैच होता है तो वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला जाता है। ये मतलब अक्सर देखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में है। कहां पर है आपके? मुंबई में, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुंबई बन जाएगा। क्लियर होगा। अगला पूछा गया है देवी माता की पूजा संबंधी थी। देवी माता की पूजा संबंधी थी, आपका जवाब कौन हो जाएगा? 70 नंबर में। आपने एक मूवी देखा होगा मोहेंजोदाड़ो, है ना, मूवी एक देखा होगा मोहेंजोदाड़ो, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है। वहां पर जो आपकी कह सकते हैं, जो आपकी जो भी बनी हो, हीरोइन का नाम नहीं पता है, उन्होंने आपका ये कह सकते हैं रोल धारण किया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा आपकी संबंधित है। ऑप्शन आपका बने कौन सा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के, ठीक है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तो देखिए यहाँ पर सिंधु नगर में आपका देखो कौन था? कालीबंगा में भी दुर्ग थे, हड़प्पा में भी थे, मोहनजोदाड़ो में भी थे, लेकिन चंदूदड़ो में, ठीक है, चंदूदड़ो में कोई भी दुर्ग आपका यहाँ पर नहीं था, कोई भी दुर्ग आपका नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर जो चंदूदड़ो है यह सिंधु नदी के बाएं तट पर आपका स्थित है। यहां से बड़ी बड़ी मात्रा में क्या मिले हैं? प्रसाधन सामग्री। प्रसाधन सामग्री समझ सकते हो ना, जो आपके मुंह में क्या लगाते हैं, मुंह में लिपस्टिक वगैरह होती है ना, इस साक्ष्य से पता चलता है कि पहले के लोग भी जो आजकल लिपस्टिक लगाते हैं ना, वैसे पहले भी आपके रंगना पुटना किया करते थे, पैर में रंग लगाना, ये सभी पहले से भी किया करते थे। ठीक है, यहीं से ये साक्ष्य आपको मिलता है। और ये देखा जाए एक औद्योगिक आपका नगर भी हुआ करता था। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना भी यहीं से आपको मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। लाल मिट्टी के सजावटी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? लाल मिट्टी आपके कहां हो जाएगी? तो देखो बरेली होगा नहीं, मेरठ होगा नहीं, फिरोजाबाद नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा चुनार। ठीक है, चुनार है। चुनार का घेरा आपने सुना होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी, चुनार का घेरा, है ना। तो ऑप्शन पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो आपकी है, सिंधु सभ्यता की लिपि है, वो आपकी कैसी है? 73 का जवाब देना है। सभी का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सभी का जवाब सही आना चाहिए। यहाँ पर देखो तमिल तो हो नहीं सकती है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है, ये भी नहीं है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? आपका जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, अज्ञात। कैसी है भाई? तो आपकी अज्ञात है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपकी अज्ञात है, या आपकी अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये एक भाव चित्रात्मक है, मतलब वहां पर आपके जो चित्र बने हैं उनको देखकर एहसास हो सकता है कि आपकी ये है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयात है? भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयात जो है वो आपका कौन सा है? सबसे आयात जो करता है, कौन करता है? तो देखिए यहां पर आपका जवाब आपका बनेगा, कह सकते हैं, देखो आपका दिया गया है, आपका देखो ईरान होता है, ईरान, लेकिन ईरान तो आपका है नहीं है, ईरान फर्स्ट नंबर में हुआ करता है। फिर आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा रूस। इन ऑप्शन के अनुसार आपका बनेगा रूस। ठीक है, रूस जो आपका है ये 2019 का डाटा है। ठीक है, 2019 का डाटा है, इसका नया डाटा हम आपको अपडेट करके आपको बता देंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए 2020 में ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया गया है, ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया गया है, वो आपके नंबर 1 आपके अमेरिका को, दूसरा आपका यूएई को, और आपके तीसरा आपके चीन को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसा में पहली जूट की मिल स्थापित की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली जूट की मिल कहां पर स्थापित की गई थी, तो आपकी कहां पर? तो आपके रिसरा में। ठीक है, माफ करिए, रिसरा है, रिसरा में है। रिसरा कहां पड़ता है? तो आपके पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1859 में। ऑप्शन आपका बनेगा सी, 1859 में की गई थी। ऑप्शन पर आपका सी हो जाएगा। एक पॉइंट आपका पूछा जाता है कि जो जूट है, जूट को एक नाम दिया जाता है सोने
सोने का रेशा किसे कहते हैं? बोला जाता है सोने का रेशा, सोने का रेशा, सोने का रेशा किसे कहते हैं? तो सोने का रेशा किसे कहते हैं? तो आपकी जूट को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कि कानपुर में 1666 में स्थापित, सॉरी माफ करिए 1966, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं सभी के, कह रहे हैं सी नंबर। TCL बिंदास जी खुश रहिए। चलिए यहाँ पर सी नंबर सभी का आ रहा है, तो CSJMU अर्थात कह सकते हैं कि आपका जवाब सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? ऑप्शन सी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका है। और देखा जाए कि इसमें से 15 जिलों के लगभग 170 कॉलेज इससे आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिले में पाई जाती हैं। देखो बंगाल के क्षेत्र में जो आपकी जनजाति हैं मैक्सिमम आपको कहाँ मिलती हैं? तो बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में। ये आपकी कौन सी जनजाति है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा संथाल जनजाति। याद रखिए जो आपकी संथाल जनजाति है वो आपकी जनजाति कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है, और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिले में आपकी पाई जाती हैं। जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात क्या होता है? मतलब जो आपके अग्र चवर्णक दांत होते हैं और चवर्णक दांत होते हैं इनका अनुपात पूछा है, किस अनुपात में आपके होते हैं? चलिए तो यहाँ पर याद रखिए अग्र चवर्णक और चवर्णक इनका जो अनुपात होता है 4 और 6, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाए कौन सा? ए हो जाएगा। 2 और आपके 3, 2-3 का अनुपात होता है। जवाब यहाँ पर सभी लोगों का आ रहा है ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर बना दिया है तो उसके माध्यम से वीडियो भी देखते रहें। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। चलिए यहाँ पर सभी का जवाब 44 का आ रहा है, बी नंबर। चलिए बी आ रहा है और किसी का डी भी आ रहा है, तो चलिए 44 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आपकी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं है, कौन सी? नाइट्रोजन गैस आपकी नहीं है। वहीं पर आपकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाली गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे ज्यादा या सबसे अधिक कार्बन आपकी होती है? सबसे ज्यादा जो कार्बन होता है वो आपकी किस पे होता है? यहाँ पर 45 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर 45 का ऑप्शन देना है और आदर्श पटेल कह रहे हैं डी नंबर, आजाद भी कह रहे हैं डी नंबर, मतलब डी नंबर यहाँ पर सभी कह रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसमें सर्वाधिक आपके यहाँ पर कार्बन आपका होता है, और जो भी कार्बन में जो भी आपके कोयला में कार्बन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो अच्छे से जलता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। लगभग देखा जाए तो 94% तक इसमें से आपके कार्बन आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए कि जो श्री रामनाथ कोविंद हैं ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं। चलिए 46 का जवाब देना है, कौन से नंबर के हैं, जो कि आपके बने थे 2015 से, है ना। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, मतलब 2015 और 17 के बीच बिहार के राज्यपाल भी थे, है ना। यहाँ पर आपके वर्तमान आपके क्या हैं, तो आपके राज्यपाल हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है 14वें नंबर के। कौन आ रहा है नंबर का? तो आपका 14वें नंबर का आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 14वें नंबर के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। देखो यहाँ पर दिया है वित्त आयोग, और वित्त आयोग जो होता है वो आपके पंचायतों की वित्तीय संबंधी जो स्थिति होती है इसकी समीक्षा करता है, ठीक है ना। और ये वित्त आयोग का जो आपका गठन होता है वो आपके कितने वर्षों के बाद होता है, कितने वर्षों के अंतराल में होता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। यहाँ पर किसी का सी भी आ रहा है प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, तो भाई दूसरे वर्ष पर नहीं होता, याद रखिएगा कि हर 5वें वर्ष में समाप्ति जैसे होती है तो आपकी नया वित्त आयोग आपका बन जाता है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आपकी कौन सी आर्टिकल में है। चलिए 48 नंबर आपसे पूछा गया है, और हमने बताया था अध्यादेश जब संसद में कोई कार्य न चल रहा हो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति को बैठक बुलानी पड़ जाए तो तत्काल बैठक बुला सकता है, इसे बोलते हैं अध्यादेश।
जो कि यहाँ पर 6 सप्ताह में पारित भी होना चाहिए। और ये आपका होता है 1, 2, 3 ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम आपसे पूछे कि जो आपका होता है कौन सा 213 200 जो 13 होता है, 213 किसके लिए होता है, तो 213 होता है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्य में करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है, वह की कुल संख्या पूछा गया है। जवाब कौन हो जाएगा 49 नंबर में। चलिए 49 का जवाब बी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है। चलिए यहाँ पर बी और डी आ रहा है। चलिए अब सबका डी हो गया। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपकी 12 होती है, जो कि कौन करते हैं, तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगर हम आपसे बोलें कि राज्यसभा में कुल आपकी संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या आपकी होती है 250। कितनी होती है, 250 होती है। ठीक है, याद रहेगा। और वर्तमान में जो आपकी है वो आपकी 245 है। ठीक है, 233 जो होते हैं वो आपके निर्वाचित होते हैं, 12 जो आपके होते हैं मनोनीत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, को विधानसभा का सत्राहवान करने की शक्ति है। देखो हमने इस प्रश्न को बताया भी था, सत्राहवान मतलब आपका है जैसे उसको भंग करना और बुलाना, ये जो जिम्मेदारी किसके पास है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, संसद का सत्राहवान करने की शक्ति किसके पास दी गई है, तो आपके राष्ट्रपति को दी गई है। किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। तो यहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये विधानसभा दिया है। अच्छा विधानसभा है तो आपको राज्यपाल लगा देना है, सिंपल सी बात है। राज्यपाल का है तो देखो राज्य में होती, विधानसभा होती है राज्य में होती है। जब राज्य में होती है तो राज्यपाल आपके हो जाते हैं, और अगर केंद्र की बात करता है संसद में, तब आप राष्ट्रपति लगा सकते थे। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था नहीं है, यहां पर देना है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। तो जब आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी पंचायती राज संस्था है उनमें से आपको किसको ऐड नहीं किया गया है, तो ये ग्राम सहकारी संस्था ये पंचायती राज संस्था में आपकी नहीं आती है, नहीं आती, याद रखिएगा। आपने 243 के तहत आपने पढ़ा था, ये तीनों चीजें आपने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला दिया है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी जो होता है ये आपका कौन सा होता है, यहां पर जवाब देना है। तो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 76, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपने आर्टिकल 76 पढ़ा है, जिसमें से यहां पर नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी को। किसे किया जाता है, महान्यायवादी को होता है। ये लोकसभा आदि में भाग ले लेता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इनके पास आपका नहीं है, जिन्हें हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, जिनका उल्लेख आपको 76 मिलता है। अगर हम आपसे बोलें कि इनकी योग्यता क्या होती है, इनके बनने की योग्यता क्या होती है, तो जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है वही योग्यता इनकी भी होती है। आपका जवाब आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, यहाँ पर जवाब देना है। हाँ देखो, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे पेपर का लेवल आपका कठिन होता जाएगा। ठीक है, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर सरल करा देते हैं, ताकि आपके अंदर एक भावना जग जाए कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। अगर कठिन प्रश्न अभी करा देंगे तो आपके अंदर की जो भावना है वो कहोगे हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले सरल प्रश्नों से होकर गुजारेंगे, फिर आपको कठिन से कठिन प्रश्नों तक ले जाएंगे। मतलब तपा तपा के आगे निकालने हैं। जैसे कांच होता है ना, अगर उसको डायरेक्ट एक साथ निकाल लिया जाए तो वो टूट जाता है। जहां बनता है कांच, अगर उसको डायरेक्ट अगर ठंडा कर दिया तो टूट जाता है। उसी प्रकार से आपको है धीरे धीरे लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, समय आपके पास काफी है। तो इंकलाब जिंदाबाद किसने किया था, यहाँ पर 53 का ऑप्शन आपको देना है। जवाब यहाँ पर दे रहे हैं भगत सिंह, बिल्कुल सही है, भगत सिंह आपका जवाब हो जाएगा, भगत सिंह। अच्छा, यहाँ पर भगत सिंह आपका दिया है, लेकिन ऑप्शन में भगत सिंह तो आपका दिया नहीं है, तो हम जवाब क्या देंगे, जवाब इसमें क्या देंगे, भगत सिंह नहीं है। तो भैया यहाँ पर हसरत मोहानी, क्या भगत सिंह का दूसरा नाम हसरत मोहानी था, क्या भगत सिंह का दूसरा नाम हसरत मोहानी था। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई, है ना, सरदार भगत सिंह मतलब जो आपके थे लोकप्रिय बनने का श्रेय सरदार भगत सिंह और आपके मोहम्मद इकबाल को जाता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, आपको ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना है। यहाँ पर जो आपके कौन है, तो आपके 1921
21 आपको याद रखना है। यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद जो दिया था किसने दिया था, तो आपने यहाँ पर देखा है हसरत मोहानी इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका इसे लोकप्रिय बनाने का जो कार्य दे दिया था वो सरदार भगत सिंह आपके यहाँ पर हो गया था। लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी, स्टार्टिंग 1921 में जो दिया था वो हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, हसरत मोहानी ने स्टार्टिंग किया था इनकलाब जिंदाबाद की। ठीक है, 1921 में। लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बना दिया था, तो ये बनाया था आपके भगत सिंह ने और आपके मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन आ गया है तो ऑप्शन के अनुसार आपको रहना भी है। अगला है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है। देखो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, तो ये आपका ग्लोब है, इसमें से जो आपकी रेखाएं ये आपकी होती हैं, है ना, जो पूर्व उत्तर से दक्षिण की रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और एक अक्षांश रेखा की जो आपकी बीच की जो दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है, तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर आपकी दूरी होती है। वहीं पर जो आप कह सकते हैं कि आपकी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो 100 जो आपके होते हैं 111 दशमलव मतलब कुछ ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो इसका जो आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है नमामि गंगे योजना, ये आपकी चलाई गई थी। नमामि गंगे योजना आपकी चलाई गई थी और इसके तहत ये आपकी जो चलाई गई थी तो आपके आईआईटी मतलब 2016 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं 5 गांव आपकी इसमें आपके लिए गए थे, जो आपके आईआईटी कानपुर ने 5 गांव गोद लिए थे। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, निम्न में से किस प्रदेश की मध्य मतलब औसत आयु न्यूनतम है। यहाँ पर देखो औसत आयु दे दिया है, औसत आयु। तो औसत आयु की हम बात करें, जीवन प्रत्याशा कह सकते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, जीवन प्रत्याशा कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब दिया है राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पर याद रखें जीवन प्रत्याशा जो आपकी न्यूनतम है वो आपकी उत्तर प्रदेश की है। इन 4 ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद आपके मध्य प्रदेश के मतलब कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लोग बहुत कम जीते हैं, ये सारा दिन काम करते रहते हैं, इसी दिन भर हाव हाव होला होता है ना। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया। जो समाजवादी पेंशन है इसके प्रचार करने के लिए जो नियुक्त किया गया था ये विद्या बालन को किया गया था। ठीक है, किसी किया गया था, विद्या बालन को किया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विद्या बालन। अगला प्रश्न आपका दिया है, 1 घंटे में यामोत्तर में देशांतरी दूरी जो होती है वो कितनी होती है। 1 घंटे में जो यामोत्तर दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है। 1 घंटे में यामोत्तर दूरी होती है कितनी होती है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, 360 का गोला होता है। देखो ये जो आपका गोला होता है 360 का होता है और आपके पास समय कितना होता है, 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में आप अगर भाग देंगे तो 15 अंश आपको आ जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 15 घंटा। मतलब किसी 1 घंटा में 15 अंश आपका हो जाता है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सबसे अगला है कि धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो धुंध प्लस नमी मतलब देखो धुंध था, धुंध मतलब देखो जैसे हम बोलते हैं आपसे, अगर बोलते जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा होता है और कोहरा में क्या होता है, नमी होती है। कोहरा में क्या होती है, नमी होती है। तो भाई बाद में क्या होता है, कोहरा, मतलब कह सकते हैं कुहासा बोल देते हैं, कोहरा होता है। तो आपका जवाब ए हो जाएगा, कोहरा बन जाता है। ठीक है, कोहरा जानते हैं ना, जब दूरी दूरी तक हम एक दूसरे का ब्यूटी पार्लर मतलब कह सकते हैं जो आपका क्रीम पाउडर नहीं दिखता है सर्दियों में, मतलब एक दूसरे का चेहरा तक समझ में नहीं आता, वो कोहरा आपका होता है, जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तेज हवाओं के द्वारा जो मिट्टी उड़ के आती है और इसके बाद जमा हो जाती है वो आपकी मिट्टी कौन सी होगी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बालुई मिट्टी। तो आपने देखा होगा कि आप गंगा किनारे गए होंगे, गंगा जी में आप गए होंगे, वहां पर अगर मिट्टी पकड़ने का भी प्रयास करोगे बालू के ना तो वो भी छूट जाती है। तो बस साधारण सी बात है कि आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपकी बालुई मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादक इनमें से किसने किया था। जल स्थानांतरण की खोज किसने की थी, जल स्थानांतरण जो खोज किया था किसने, तो आपके आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार कहा था कि जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार में क्या होती है, प्रतीत होने पर से कमी होती है ना, और वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव में जल के भार के बराबर होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जवाब याद रखिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत ने आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की थी। टूटकर गिरते हुए पिंड की सिद्धांत की जो खोज किया था वो किसने किया था।
चलिए यहाँ पर दिया गया है टूटकर गिरते हुए पिंड के यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं इसका जवाब हो जाएगा बी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, गैलीलियो ने यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, गैलीलियो ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? यहाँ पर 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 63 का जवाब देना है। और जो लोग वीडियो को लाइक भी नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक भी करते रहिए सब लोग। चलिए यहाँ पर आपसे दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा इंसुलिन, जो कि आपकी हार्मोन्स है ना, ये एक एफ बेंटिंग, किसने? बेंटिंग, जो आपको याद रखना है बेंटिंग से, याद रखना है बेंटिंग से। तो आपका जवाब ए दिया है, एफ बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज किया था। ठीक है, और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक आपका हार्मोन्स है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? यहाँ पर देखो दिया गया है ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो आपके अन्य से भिन्न है। यहाँ पर दिया गया है कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और आपका स्थित ऊर्जा। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा और आपका यहाँ पर बल दिया है। तो देखो यहाँ पर बल जो आपकी है, बल है, ये कैसी है? बल जो आपकी है ये आपकी राशि है सदिश राशि। कैसी है? ये आपकी राशि है कैसी? सदिश राशि है, सदिश राशि। वहीं पर देखा जाए जो कार्य है, ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा, ये आपकी अदिश राशि है ना, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। इसका मतलब है सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है सर, 2-4 बच्चों का नाम लेते लिया करो। अच्छा, लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? चलिए भाई 65 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर 65 का जवाब देना है। 65 आपका क्या हो जाएगा? तो कह रहा है गतिज ऊर्जा, कह रहे हैं रिंकू पटेल, गतिज ऊर्जा। चलिए और फोकस करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर जी सोच का, शोभा का नाम ले लो। चलिए शोभा जी, तो देखो नदी का जब अगर बह रहा है ना, नदी का पानी अगर बह रहा है तो इसमें क्या होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है रक्त क्या है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दो, रक्त क्या है? कंफ्यूज मत होना और ना है घबराना इस प्रश्न को देकर। रक्त क्या है? यहाँ पर अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है या उदासीन होता है? कैसा होता है? चलिए यहाँ पर बताना है। तो कह रहे हैं 66 का कह रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, रजनी कह रहे हैं बी नंबर। चलिए यहाँ पर किसी किसी का डी भी आ रहा है, काजू का भी नाम लीजिए। चलिए यहाँ पर आपका बी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। जो आपका रक्त होता है वो आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अब याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे कि अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो देखो जब भी आपकी उंगली में क्या होता है, उंगली में जब कट जाता है तो ब्लड क्या होता है? गिरने लगता है। तो आप क्या करते हो? कभी कभी मुंह में भर लेते हो, है ना, मुंह में भर लेते हो। और अगर वो खट्टा होता है तो भाई आप मुंह में भर पाते क्या? मुंह में नहीं भर पाते ना। इसका मतलब है कि वो आपका होता है क्षारीय होता है, वो खट्टा नहीं होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर अगर पूछे रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे 7.4। ठीक है, 7.4। इससे आपको पता चल गया कि ये 7 के ऊपर है और 7 के ऊपर है तो आपका क्षारीय होगा, और अगर 7 के नीचे होता है तो आपका अम्लीय होता है ना। और अगर कोई चीज 7 होती तो आपकी उदासीन होती है, उसको खाने में कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी हो गया, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 ही तो होता है ना, 7 ही तो होता है। तो ऐसे खाने में क्या स्वाद आता है? लेकिन बहुत लोग होते हैं खाते रहते हैं, मटकी फोड़ फोड़ के खाते हैं, मटकी फोड़ फोड़ के खाते हैं, है ना, उनको स्वाद आता रहता होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए कपट पूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को आप सोचो उसकी संपत्ति हम जब्त कर लें और ऐसी स्थिति में उसको कपट पूर्वक, है ना, या बेईमानी पूर्वक करते हो तो ये क्या होगा? चोरी है या आपराधिक दुर्विनियोग है या कोई अपराध नहीं है या छल है? इसमें से क्या बोलेंगे? 67 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका बी नंबर, किसी का डी भी आ रहा है, डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, छल है। ठीक है, छल कपट से आपने किया है तो इसको छल बोलिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, छल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग करने से पूर्व सूचना देना होता है। मतलब कोई भी पुलिस वाला है ना, कोई भी पुलिस है, उसको अपनी सदस्यता अगर हटना है, सदस्य द्वारा पद से हटना है तो उसको पूर्व सूचना देना होगा। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले देना होगा? यहाँ पर 68 का जवाब हो जाएगा 2 माह पहले। याद रखिए 2 माह पहले सूचना देना होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 का जो संबंध है वो आपके किससे संबंधित है? चलिए यहाँ पर धारा 61 का जो संबंध है, धारा 7 मतलब अधिनियम जो आपका आया था धारा 7, ये जो आपका संबंधित है किससे संबंधित है? तो आपकी विभागीय कार्यवाही से। ठीक है, विभाग के अंदर जो आपकी कार्यवाही होगी तो विभागीय कार्यवाही से है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका विभागीय कार्यवाही से है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है। हम जानते हैं जहां पर सी दे दिया हो वहां पर आप लोग सी को जरूर जवाब देते हो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, पुलिस अधिनियम 1866 की निम्न किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप जिस जिले में हैं जहां भी बोलेंगे वहां पर आपको तैनात होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपकी है कौन सी धारा है, तो ये धारा आपकी 22 है, ठीक है 22 है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 22 आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अवधि 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो बना था 2005, ये किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं। कर्तव्य और कार्य हैं ये जो आपका दिया गया है ये आपके सी धारा 9 में दिया गया है, धारा 9 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगर कार्यस्थल पर शोषण हो रहा है ना महिलाओं का, तो उसे रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था ये किसने किया है, 77 में। तो 77 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ही नंबर, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया था। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सब लोग जवाब देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं 1990, चलिए कोई कोई रहे हैं 1990 है। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 1990 ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है 1990 आपका सही आपका दिया गया है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो कार्य हैं वो आपके कौन कौन से कार्य हैं। तो देखो महिलाओं की संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी आपका सही है। महिलाओं के आवश्यक सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना, ये भी पॉइंट आपका सही है। महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की निगरानी करना, ये भी अधिकार आपका सही है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे अगला है, यहाँ पर आपसे कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब अधिनियमित हुआ था। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है, देखो आपके 2-3 देखो क्वेश्चन आपके आए हैं, है ना, इसी से रिलेटेड है, महिला संरक्षण से आपका दिया है और ये आपके 43 वाले में आपका दिया भी गया है। तो ये आपका कब हुआ था, 80 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये हुआ था आपका 13/9/2005 को, ठीक है 13/9/2005 को ये आपका अधिनियम आपका बनकर तैयार हुआ था। मतलब इसका अधिनियमित हुआ था 13/9/2005 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता में जिसमें से आपके षड्यंत्र द्वारा किसी प्रकार के षड्यंत्र आप रचते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका 39 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। तो 39 का देखो आपका होता क्या है, मतलब यहाँ पर षड्यंत्र द्वारा उत्प्रेरण मतलब दुष्प्रेरण मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है उकसाना, ठीक है, क्या हो जाता है किसी को उकसा रहे हो, उकसाने वाला आपका काम हो गया, या आप षड्यंत्र द्वारा षड्यंत्र रच रहे हो, या कह सकते हैं सहायता द्वारा या उसकी सहायता कर रहे हो किसी प्रकार की। तो ऐसी स्थिति जो आपको देखने को मिलती हुआ कि किसमें, तो धारा 107 के सेकंड में, किसमें, धारा 107 के 2 में ये प्रावधान आपको किए गए हैं, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है। कौन दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है, ठीक है। देखो अभी हमने बताया 3 प्रकार होते हैं, उकसाना, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा, है ना, यही तो आपके हैं। मतलब इस प्रकार देखा जाए तो अवैध लोक द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध गठित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, अवैध लोक। ये तो आपका हमने देखो अभी नहीं बताया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी से सहमत है, ए कह रहा है हम आपकी परीक्षा में सहमत हैं और बी की परीक्षा में नकल कराने में मदद करेगा, है ना, कौन कह रहा है, ए कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका अपराध होगा वो किस प्रकार का अपराध माना जाएगा। ऐसा जो आपका अपराध होता है ये आपका क्या होता है, दुष्प्रेरण का होगा नहीं, उकसा तो रहा नहीं है,
सामान्य आशय दिया है, सामान्य उद्देश्य दिया है, ये होता है आपराधिक। कैसा होता है? ये अपराध है और इसे हम लोग आपराधिक षड्यंत्र बोलते हैं। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपराधिक। ठीक है, बी को मत लगाइएगा क्योंकि दुष्प्रेरण नहीं है, दुष्प्रेरण नहीं है भाई, उकसा नहीं रहा है, ये तो अपने हक से बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? ये आपका है आपका आपराधिक षड्यंत्र जो आपका है, ये नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। आपराधिक षड्यंत्र की जो आपकी परिभाषा है, मतलब इसके बारे में जो आपको अच्छी तरीके से दिया गया है, वो किस पर दिया गया है? ये किस पर दिया गया है? तो ये आपकी धारा 46 में, किसमें है? धारा 46 में है। ठीक है, किसमें है? धारा 46 में आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? यहां पर दिया गया है, सही कौन सा हो जाएगा? विनीत दीक्षित जी खुश रहिए। चलिए, तो देखो भारतीय दंड संहिता में किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? तो कह रहा है हत्या, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या चोरी करना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? 43 का सी नंबर, यहाँ पर 43 का सी आपका जवाब सही हो जाएगा। 43 का आपका सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 46 आपका होता है ना, हत्या जैसे होती है ना, हत्या, तो मृत्यु संबंधी जो आपका होता है वो आपका होता है किसमें? तो आपके 46 में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अम्बर्ड फॉर्मेस मतलब सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये जो किया गया है किस पर किया गया है? तो ये है आपका कौन सी धारा? धारा 45। ठीक है, कौन सी है? धारा 45 में सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 45 आपका जवाब सही हो जाएगा। 41 में क्या है? तो पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, ये बताया गया है धारा 41 में। ठीक है ना, धारा जो 46 है उसमें क्या बोला गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसके बारे में 46 में बताया गया है। ठीक है ना, धारा किस प्रकार मतलब किस प्रकार से गिरफ्तारी, ये आपकी किस में है? आपकी 46 में है। और 50 में क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार के इम्तिला दिलाने के बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के 1 के घ में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? मतलब अगर आपके माता पिता अपना पेट नहीं भर सकते हैं अपना, है ना, तो ऐसी स्थिति में उनके अगर पुत्र हैं अगर पुत्री है तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं दोनों ही जिम्मेदार होंगे। मान लो पुत्र नहीं है, उनका पुत्री होगी, तो पुत्री का कर्तव्य बनता है कि वो माता पिता का भरण सेवन करे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है ना, और अभी आपने देखा भी है, कहा भी गया है कि अब जो पुत्र का अधिकार होता है खेतों वगैरह में, उनके प्रॉपर्टी में, वो पुत्री का भी होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जवाब आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त किया गया है? अगर यहाँ पर कोई भी आपका किस प्रकार का अपराध है? संज्ञेय अपराध है। ठीक है, कैसा है? तो आपका संज्ञेय अपराध है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस होती है वो उसे अरेस्ट कर सकती है, मतलब उसे रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान किया गया है। और ये जो प्रदान किया गया है ये आपके किया गया है 151 में, धारा 151 में ये किया गया है। जो संज्ञेय अपराध है उसे रोकने के लिए गिरफ्तारी अधिकार पुलिस को प्रदत्त किया गया है। ठीक है, मतलब जो अपराध किया गया है वो जानना आवश्यक नहीं, मतलब उसमें रोका जा सकता है। आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? किसके विरुद्ध है? तो आपके विवाह के विरुद्ध। ठीक है, किसमें किया गया है? तो आपके विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का जो प्रावधान किया गया है वो आपके किस पर किया गया है? यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 198, आपके धारा 198 में दिया गया है। ठीक है ना, तो जवाब यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। 146 क्या है? तो 146 में बोला गया है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन है, षड्यंत्र वाला जैसे आपका होता है इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका पर्सनल किया गया किसके लिए? तो ये पर्सनल किया गया है जो न्यायाधीश हैं, मतलब न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन जो आपका है वो आपका इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C 2 गा में, मतलब 2 के सी में और 2 के गा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? क्या परिभाषित किया गया है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? देखो आ रहा है तो बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो सुनते रहिए, सिंपल सी बात है।
तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, 49 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपकी संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया, किसमें बोला गया है, तो आपकी संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। हमने आपको कल भी बताया था कि जो पुलिस होती है वो बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है ना, इसका आशय होता है बिना ही वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आ ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए गए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काटकर छोटा कर दिया जिससे आसानी से छिपाकर ले जाया जा सके। आ ने आर्म्स एक्ट की किस धारा में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख किया है। मतलब कह सकते हैं 12 बोर की वो आपकी बंदूक थी, उसकी नाल इतनी बड़ी थी, उसने क्या किया कि उसे छुपा कर ले जाने, मतलब खुद की बंदूक थी। मतलब जैसे कि आप कहीं एयरपोर्ट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपको मिला था कि आप ले जा सकते हो, लेकिन ऐसी जगह नहीं ले जा सकते हो पब्लिक प्लेस में, जो ऐसी स्थिति में हो। तो उन्होंने सोचा चलो छोटा कर लेते हैं, ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका अपराध होगा ये किस प्रकार का, तो यहाँ पर 53 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी, धारा 6। ठीक है, किसमें है, तो धारा 6 मतलब आपके 6 के अंतर्गत आपको बताया गया है। धारा 6 में आपकी है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति है वो लाइसेंस प्राप्त बंदूक या आगे शास्त्र छेड़छाड़ करता है या अपने सुविधा अनुसार छोटा या बड़ा करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर अपराध आपका घोषित हो जाएगा। मतलब खुद की चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कार्टून बना दो, ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा बना दो, क्योंकि लाइसेंस है और लाइसेंस वाला जैसा होता है उसी प्रकार करना पड़ेगा। ठीक है, घर के खिलौने नहीं है कि उनको छोटा करके खोपड़ी में रख लो। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध हो और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है। देखो, ना ही मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है। तो देखो, अगर मानव के साथ करता तो छल करता है ना, अगर पैसा होता लूट कर देता, हत्या कर देता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो राजद्रोह है ये ना ही मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही किसके, संपत्ति के विरुद्ध है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, राजद्रोह। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 एक किसके लिए सजा निर्धारित करती है। जो यहाँ पर धारा 124 है, 124 का ए है, ये जो सजा करती है, निर्धारित करती है, ये किसके लिए करती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब काजू पांडे किशमिश बादाम का आ रहा है, ए नंबर राजद्रोह, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है अंतर्गत, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है, मतलब उसको कोई ऐसा आपका अपराध नहीं है, सिर्फ आपको जुर्माना दे दीजिए और अपराध आपका यहाँ पर खत्म। तो केवल जुर्माने से दंडनीय जो आपका अपराध है, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है धारा 137 में, मतलब कह सकते हैं धारा 137 में केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है। इसमें जुर्माने के तौर पर क्या होता है, 500 रुपए से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 500 रुपए से आपके अधिक नहीं होगी, यह आपका धारा 137 में बोला गया है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की जो संख्या होती है, व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम। इसको हमने कल भी बताया था, इस वाले पॉइंट को हमने कल भी बताया था कि 5 लोग, ठीक है, कितने लोग, तो 5 व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है। ये आपका जवाब है कौन सा इसमें, और हमने बताया था धारा 141, ठीक है, 141 में यहाँ पर आपको बताया गया है 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, ये विरुद्ध है, इसे हम लोग जमाव कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था की गई है। मिथ्या साक्ष्य मतलब कह रहा है कि आप उस चीज के हो नहीं, लेकिन आपसे बोले गलत तरीके से बोला कि नहीं हम इसके साक्षी हैं। ऐसा है कि जब कभी कभी गांव में देखते हो तो उसको साक्षी बना लेते हैं कि हम आपके साक्षी हैं और हम आपको कोर्ट में जाके बोलेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि झूठी गवाही आप देने चले जाओ। तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता में जो धारा की व्यवस्था की गई है वो आपकी किस पर की गई है, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 193 की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, ये आपका मिथ्या साक्ष्य हो जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना, यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा भाई, देखो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 193। देखो 193 होता है जो कोई आशय होता है न्यायिक कार्यवाही से, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, इसमें रुकिएगा। यहाँ पर 191 जैसे आपका दिया है 191, तो मिथ्या साक्ष्य, रुकिए, यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य देने के लिए 193 होता है। रुकिए, इसका देखिए एक पॉइंट समझिएगा, मिथ्या साक्ष्य के लिए जो आपका होता है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए वो धारा 191 में होता है, और मिथ्या साक्ष्य गणना के लिए जो आपका होता है वो आपका 92 होता है। ठीक है, 92 होता है। और यहाँ पर आपका जो दिया है 193, तो 193 क्या होगा, न्यायिक कार्यवाही होती है। इसमें क्या होती है, 93 में आपका जो होता है न्यायिक कार्यवाही होती है। ठीक है, इसमें न्यायिक कार्यवाही होती है, तो इसका जवाब आपको ए देना है 191। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए 191 होता है। ठीक है, इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। बुक में कह सकते हैं कि गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका इतने ही क्वेश्चन हमने आपके लिए थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने आपके लिए थे।
और यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा देते हैं। हमने बता दिया है कि प्रैक्टिस सेट जो आपका व्यू होता है वो आपको लग रहा है कि नहीं सरल है, लेकिन ये जो आपके प्रश्न आपके हैं टोटल आपके प्रैक्टिस सेट वाले, वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मर्ज किए गए, उधर से उठा उठाकर कहीं पुलिस का किया गया है, किसका किया गया है ना। और यहाँ पर जैसे लगभग आपको 15 दिन बीतेंगे, 15 दिन में आप लोग मजबूत हो जाओगे लोहे जैसा, तब आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आपको होंगे, आपको सॉल्व कराना।